गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपीएसआई की क्लासेस देखो रेगुलर चलती रहेंगी, टेंशन मत लो। आपकी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे नवंबर में हम, उसकी टेंशन मत लो। नवंबर में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी लास्ट तक, उसके बाद आप फ्री हो। और ये आपको भी पता है यहाँ से 16 क्वेश्चन आने, 16 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहाँ से नोट से फंस जाएगा। और एक चीज़ और कह रहे हैं, एसएससी जीडी एनटीपीसी सीएचएसएल जो कोई भी एग्जाम में जिसमें भी पॉलिटी आती है, गारंटी लेता हूँ इससे बाहर पॉलिटी नहीं जाएगी। जो कुछ बीच में बताते चलें, और ना आपको भरोसा, आपको सॉरी, आपको इतना भरोसा हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया करेंगे। देखो ये वाला एग्जाम, ये क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में आया था नहीं। तो लेवल की तो बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया, तो आयोग भी पेपर वैसा सेट करने लगा है। तो आपको यूपीएसआई स्पेशल आज मूल अधिकार। दूसरी बात है, नागरिकता मुझे लगा हो गई थी, आज मैंने प्लेलिस्ट चेक की तो नागरिकता मेरी नहीं हुई थी, इसलिए नागरिकता हम कल करा देंगे। आज मूल अधिकार का नोट्स तैयार थे, तो हमने कहा चलो मूल अधिकार की क्लास लेट ना हो, इसलिए मूल अधिकार की क्लास आज हम आपको मिल रही है। पता है, यदि इस क्लास के नोट्स ना भी बनाओ, आप ध्यान से सुन लो ना, तो जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम से कर जाओगे क्वेश्चन। आपको भी पता है कि यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास पॉलिटी की यहीं पे मिलती है। कम समय में बेहतर कंटेंट, बार बार रिवीजन करो, बस चीज़ें ले जाओ। और इसमें समझने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहो तो इनको आसानी से समझ सकते हो। आपके पास संविधान है, संविधान का पहला भाग हम करा चुके। कौन सा भाग? भारत और इसके राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग नागरिकता है। तीसरा भाग आपका मूल अधिकार है। दूसरा भाग हमने छोड़ दिया, आपको कल करा दें। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि मैंने करा दिया है। तो सीधे से चलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, मूल मतलब जिनकी हमें बेसिक ज़रूरत है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, वही हमारे मूल अधिकार होते हैं। जिनके बिना हम रह नहीं सकते और वो संविधान में ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा गया यूपीएससी में, मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या है, तो आप क्या लिखोगे? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है, आपको बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इस वाले को चूज करना है। कौन सा? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों से, आदर्शों की उन्नति से। राजनीतिक लोकतंत्र, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र है, इनमें आदर्श क्या है? जैसे कि हमें समाज को अच्छे से रहना है, या हमें बिजली पानी ये चीज़ें अच्छे से देनी है। मूल अधिकार क्या है? बिजली पानी, या कोई किसी को परेशान न करे, कि किसी की एफआईआर ना लिखी जाए, तो उसके लिए मूल अधिकार। और कोई किसी की एनजीटी में, जैसे कि कोई नदी का पानी गलत तरीके से दोहन कर रहा है, या हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र आदर्श है ना। लोकतंत्र ये है, लोकतंत्र हमें देता है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो वही हमारा राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। आदर्श क्या? इनके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, यह मूल इसलिए भी मूल है, मूल मतलब बेसिक, एकदम जड़, मतलब बिल्कुल जिनकी स्टार्टिंग है। क्योंकि चौमुखी विकास में क्या क्या शामिल है, एक क्वेश्चन पूछा गया चौमुखी विकास में जो भारतीय संविधान में क्या क्या है, तो क्या लिखोगे? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब धर्म के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई, तो उसके भी विकास की बात की गई है। बौद्धिक विकास, बुद्धि के विकास की बात की गई है, कि नहीं की गई? डीपीएसपी में देखो जाके। भौतिक, जैसे कि वृक्ष, पानी, ये सब, हमें पानी कैसे मिलेगा, ये सब क्या है? भौतिक है। आपको बेसिक चीज़ें जरूरत पड़ेंगी ना, जरूरत पड़ेंगी, तो क्या है? यही तो बेसिक है। आपको इसमें देखिए आर्टिकल 25 के आसपास में आपको आध्यात्मिक विकास भी मिलेगा। तो चौमुखी विकास क्या है? भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक, सारे विकास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। के लिए आवश्यक है, ये संविधान में निहित है। ये भौतिक और बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक, ये सारे संविधान में निहित हैं या नहीं? निहित हैं। ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से विकास, चौमुखी विकास लिए क्या क्या निहित है। भौतिक, बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, मतलब बाध्य योग्य। न्याय योग्य मतलब कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपका किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हो। आप उनकी, या आपको कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत, वो आगे पता चल जाएगा। आप उनके तहत जा सकते हो और कह सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, अब हमें अच्छा पानी नहीं मिल रहा। जैसे कि आर्टिकल ऐसा समझो कि हमें बोलने का अधिकार नहीं कोई दे रहा हमें, जैसे कि आप बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में आप देखो कि हमें सरकार बोलने शुरू करी, हमारी बाकी स्वतंत्रता ले रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि हमें देखो सरकार या भी एक व्यक्ति हमें बोलने नहीं दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का संरक्षण का दायित्व किसके पास है? सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत आर्टिकल। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई।
संरक्षण मतलब कि आपको कोई नुकसान या मूल अधिकार नहीं लागू हो पा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, बस यही संरक्षण है। मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में, बहुत बड़ी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो ही निलंबित किया, जैसे कि युद्ध वगैरह कहीं चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो आपको बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लग सकती है, हाँ आप बोल नहीं सकते हो, तो ये चीज़ें तो वो आपातकालीन वाली चीज़ें हैं, निलंबित किए जा सकते निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 358 व 59 में आपात की उद्घोषणा की स्थिति में, देखो ये आर्टिकल 358 359 आप देखना 28 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। थर्ड शिफ्ट थी, हाँ। आर्टिकल किसके तहत? तो आर्टिकल वहाँ पे था आर्टिकल 359 के तहत। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। जो मौलिक अधिकार हैं वो जैसे निलंबित किया जाए तो किस आर्टिकल के तहत देना था? वो आर्टिकल 358 359 के तहत। और जब 358 59 आएंगे तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, जब क्लास चीज़ें करेंगे, जब 100 टॉप 100 200 100 क्वेश्चन आएंगे तब देखना यूपीएससी में एकदम भौकाल कटेगा। डिजिटल बोर्ड पे जहाँ तक आ जाएंगे यूपीएससी तक। कांग्रेस के अधिवेशन 1931 के कराची में मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया था। मौलिक अधिकार किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? कांग्रेस के अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में। ये क्वेश्चन शायद ही आपको कोई चीज़ें कराता हो, बल्कि क्वेश्चन आते हैं। विश्व में मूल अधिकारों का उद्भव ब्रिटेन के उसके 1215 के मैग्ना कार्टा में माना जाता है। जैसे मूल अधिकार, अब आपका पूछा जाए मूल अधिकार जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आखिर मूल अधिकार का विचार आया कहाँ से, तब कहोगे कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से माना गया। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का संविधान मानो तो बस, बाकी कुछ नहीं। देखो जो चीज़ आनी नहीं उसको क्यों इतना पढ़ना है, जो चीज़ आनी उसको गहराई से पढ़ो। अब हम लोग क्या है कि टीचर पढ़ाते हैं, आप सुनते हो कि टीचर पढ़ाते हैं बीच में स्टोरी सुनाने लगते हैं कि आप किसी, अब जैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप जैसे खान सर के बहुत चहेते सर हो गए, मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं, आप उनके 45 मिनट के वीडियो में मात्र 10 मिनट का कंटेंट पाओगे। क्यों पाओगे? क्योंकि स्टोरी कहानियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं और हमारे पास टाइम कम है, चीज़ें निकल जाती हैं। हम आपको वही चीज़ आप समझ के 10 से 15 मिनट में काम कर सकते हो, वही चीज़ें कर सकते हो नहीं, लेकिन वही चीज़ तुम एक एक घंटे में करोगे तो आपका एक टाइम वेस्टिंग है। मैं चीज़ें बुराई नहीं कर रहा, आपको ये चीज़ें वहाँ से समझ आने तो वेल एंड गुड, वहाँ से पढ़िएगा, लेकिन आप खुद पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने ही टाइम में ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही होती स्मार्ट स्टडी, और कुछ नहीं। स्मार्ट स्टडी क्या कहते हैं? स्मार्ट स्टडी इसे नहीं कहते कि आप 3-3 घंटे की वीडियो देख रहे हो, 3-3 घंटे की वीडियो में नहीं, वीडियो ऐसा देखो जहाँ 1 घंटा वीडियो और कंटेंट हो 10 घंटे का, तो वो होती स्मार्ट स्टडी, और उनको बार बार रिवाइज करो, देखे नहीं चीज़ हो जाती हैं। अब आप सोचोगे, आप आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि 20 वीडियो भी कंप्लीट करनी, 30 वीडियो कंप्लीट करनी, लेकिन आपके यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो एक वीडियो में एक चैप्टर, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, बातें थोड़ी हो गई यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। यह असीमित नहीं है। कौन? मूल अधिकार। मूल अधिकार सीमित हैं। सीमित का मतलब कि इन पे युक्त कभी भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि आपके जब इमरजेंसी में बोलने की स्वतंत्रता पे लगाया जा सकता है, घूमने पे लगाया जा सकता है कि जैसे इधर उधर घूम नहीं सकते, कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते, तो क्या है ये युक्त प्रतिबंध हो गया ना। जो एक युक्त मतलब उचित प्रतिबंध, इतना समझो। उचित ऐसा भी नहीं कि आपको सांस लेने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये तो अनुचित हो जाएगा। उचित मतलब उचित, जो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये असीमित नहीं, मतलब ये सीमित हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकार पीसीएस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, असीमित नहीं है, और 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है मूल अधिकार को लेकर, तो आपको वहाँ पे टिक करना था जो भी लगा हुआ था। अब आगे देखो, ये न्यायोचित। न्यायोचित मतलब इनको लेकर यदि आपको कोई भी दिक्कत है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्याय करने योग्य हैं, न्याय योग्य, ठीक। उल्लंघन करने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसलिए न्याय योग्य है या न्यायोचित है, न्याय के उचित है। ये स्थायी नहीं है, संसद में कटौती कर सकती है। स्थायी नहीं है, बिल्कुल स्थायी नहीं है। संसद जब चाहे विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से आप जो मूल अधिकार हैं इनमें कटौती कर सकती। हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि धर्म पे आप नहीं बोल सकते हो, तो मतलब कि जैसे कभी धर्म पे बोल नहीं सकता, स्वतंत्रता या सरकार पे कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, या कोई विशेष बहुमत से आपको बिल पारित कर दे कि सरकार पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, तो क्या है ये? संसद में कटौती ही तो है, मूल अधिकारों में कटौती है। इसका मतलब ये स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब रुके हुए नहीं, एक ही बार में कि हाँ जो बन गए सो बन गए। इनको कभी भी अस्थायी किया जा सकता, मतलब कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। यही इनकी संसद की कटौती कर सकती है इसमें, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपने उतने फैक्ट पढ़े होंगे, उन फैक्ट को याद करने की बहुत ज़रूरी है। राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य क्या है आखिर? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है।
राज्य आपको मैंने बताया था, राज्य का मतलब जो अपने स्वयं डिसीजन वगैरह ले सके। देखो भारतीय संसद अपना डिसीजन लेती है, ऐसे याद रखो, राज्य सरकार अपना डिसीजन लेती है, सभी स्थानीय निकाय अपना डिसीजन लेते हैं, मतलब जो सॉवरेन है, स्वतंत्र हो। क्या एनसीईआरटी लेती है? एनसीईआरटी नहीं लेती, एनसीईआरटी को सरकार पे डिपेंड रखना पड़ता है। न्यायपालिका, आपको न्यायपालिका ऐसे रखो, न्यायपालिका संविधान पे डिपेंड है, या जो नियम बने उन पे डिपेंड है, खुद का रूल अपना नहीं है। बीसीसीआई, इनका भी रूल है। ऐसे मतलब याद करने का तरीका है, मतलब वरना याद करो कितना रखो। भारतीय संसद क्या कहलाएगी? राज्य, राज्य सरकार राज्य के, सभी स्थानीय निकाय राज्य, और केंद्र सरकार तो राज्य है ही है। कौन कौन से राज्य नहीं है? ये 3 मात्र याद करने लगे। एनसीईआरटी कोई राज्य नहीं है, न्यायपालिका राज्य नहीं, और बीसीसीआई कोई राज्य नहीं है। बस इतने याद करने लायक इसमें चीज़ें हैं, आप इनको रट डालो। और बाकी अब आगे हम आर्टिकल 13 पे। आपको सॉरी, आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकार जो हैं वो हैं कहाँ कहाँ से लेकिन मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं आपके, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। अब उनको सबको इसी वीडियो में रगड़ देंगे 1 घंटे में, और अच्छे से 2-3 बार वीडियो देंगे तो आपको मूल अधिकार कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखो, मूल मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलिपीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अलिपीकरण, अब इस वाक्य को समझिए, मूल अधिकार से असंगत। अब जैसे आपको मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार है, तो कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कोई शब्द है या कोई ऐसी चीज़ है जो मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाती है, मूल अधिकारों की शक्तियों को थोड़ा कम करती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे शून्य, उस विधि को शून्य कर देगा। अब जैसे कि पहले बाल विवाह सही था, अब बाद में इस मूल अधिकार के खिलाफ हुआ तो इसको बाल विवाह को ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ें होती जो भी मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएंगी या मूल अधिकार को कम कर, अल्पीकरण मतलब अल्प मतलब कम करेंगी, या उनका जो पावर है कम करेंगी, उस नियम को या उस रूल को हमेशा विधि शून्य मानी जाएगी, उसे शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अल्पीकरण मतलब यह आज़ादी तब तक है जब तक दूसरे को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, आप ये आज़ादी आपके पास तब तक है जब तक कि आप दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं, इसे बोलते हैं अल्पीकरण। अब जैसे कि आप गाली दे रहे हो अंधाधुंध, कोई मतलब नहीं, आपने यदि किसी का नाम लेके गाली दी तो वो तुमको अच्छे से ठोक देगा, हैं, तो समझ जाइएगा आप। इन अदर वर्ड्स, अगले मतलब कि इसको अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं? ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, बिल्कुल न्यायिक समीक्षा योग्य, पहले हम बता चुके, न्यायोचित हैं। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, तो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से प्राप्त है, जो किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा रूल बन गया, ऐसा कोई नियम है पहले का, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बन गया, जो मूल अधिकारों को कम करता है, मूल अधिकारों को, उनकी शक्ति को कम करता है, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, गैर संवैधानिक, या उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, या उसका अलिपीकरण कर दिया जाएगा। अलिपीकरण मतलब कोई शब्द वहाँ पे गड़बड़ कर रहा है तो शब्द को हटा दिया जाएगा, बस यही है आर्टिकल 13 में, मूल अधिकारों का अलिपीकरण। मूल अधिकारों का असंगत है उनका अलिपीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ठीक है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार कहाँ से? आर्टिकल 14 से 18। लो आ गए बाबा जी, कोई ना पीछे मांगने वाले जो नहीं, शायद इन्हें क्या पंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ पंडा बोलते हैं, जो पंडित लोग जो मांगने आते हैं, पंडा, एक गोंडा साइड के होते हैं उधर के। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल, समता का अधिकार किसमें है? मूल अधिकार के तहत, आर्टिकल 14 से 18। समता मतलब समानता का अधिकार, मतलब सभी को एक समान माना जाएगा, बस यही समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब जैसे कोई रूल है तो उसके सामने सभी समान होंगे, सभी इक्वल होंगे, उनके समक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही विधि के समक्ष समता। और विधियों का समान संरक्षण, अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, इनका मतलब क्या है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। कोई व्यक्ति अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब विधि के ऊपर नहीं है। जैसे कि आपको थप्पड़ मारने पर फांसी है, चाहे गरीब थप्पड़ मारे चाहे अमीर मारे, उसको फांसी ही दी जाएगी, यही है विधि के समक्ष समता। विधियों का समान संरक्षण क्या है? कोई देश समानता लाने के लिए असमानता अपना सकता है। जैसे कि किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा वाले से लेके ज़्यादा वाले के लिए समानता हो जाएगी, लेकिन कम वाले के पास ला दिया जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? असमानता लाने के लिए असमानता अपना सकता है। बस इसमें एक चीज़ याद करने के लिए है, यूपीएससी 2021 में आप इस क्वेश्चन को देखोगे जाके, और एक क्वेश्चन शायद ही किसी ने उस टाइम कराया हो जब कोई पढ़ के नहीं जाता था, बल्कि हमने उस टाइम पे किया था इस चीज़ को। आप देखना जाके, आपको लक्ष्मीकांत में शायद ये चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे, और नहीं मिलेगी तो आप शायद हमारे सामने एक बुक रखी, कौन सी, अर्जुन सिंह की, यहाँ पे थी ये चीज़। तो क्या है
इसका सिद्धांत किसने दिया? AB डाइसी ने दिया। AB डाइसी कहाँ के थे? हमें जरूर क्वेश्चन मार्क लगा के जा रहा हूँ आपका, यदि यहाँ तक आए तो उसमें मैं लास्ट तक बता के जाओ कि AB डाइसी ने किस देश के थे। इन्होंने विधि के समझ क्षमता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और खत्म हो गया यहाँ पे जो आर्टिकल वो 14 हो गया ना, विधि आर्टिकल 14 ही था। आप देखिएगा कि केवल आर्टिकल्स हैं वो SSC GD वाले याद रखें, और उनके जो क्लास हैं वो UPSI वाले याद रखें, क्यों क्लास आए थे तो याद करने पड़ेंगे। अब आगे आर्टिकल 15 पे, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, किस स्थान पे केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। राज्य है केवल इन बेसिस पे, किसके? धर्म, तुम इस धर्म के, उस धर्म के, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, इस पे कोई विभेद नहीं करेगा। मूल वंश जैसे कि आपका वंश क्या है, आप किस वंश से हो, आप किस जाति से हो, किस लिंग आपका क्या है, स्त्री है, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर है, आपका जन्म कहाँ हुआ या जन्म स्थान को लेकर ऐसा नहीं, आप वहाँ जन्मे तो आपके साथ भेदभाव करेगा। तो ये आर्टिकल 15 में कहा गया। आर्टिकल एक क्लास पूछी गई थी। 15 क्लास में क्या दिया गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश या जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। बस राज्य मतलब जो सुप्रीम राज्य क्या है, ये सरकारी राज्य है और क्या है राज्य। और आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15(2) में कहा गया है कि राज्य तो नहीं कर सकता, और राज्य के साथ साथ प्राइवेट संस्था भी भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे दुकान है, कोई दुकान है, सार्वजनिक दुकान है, या किसी दुकान पे प्राइवेट दुकान है, उस पे गए तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम है तो आपको नहीं दिया जाएगा, आप हिंदू है तो नहीं दिया जाएगा, तो भेदभाव नहीं कर सकती। होटल जाओगे तो भेदभाव, तालाब, कोई पब्लिक तालाब है या प्राइवेट तालाब है वहाँ पे नहीं कर सकते, कुआँ है, पानी भरने जाओगे तो वहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 15 क्लास 2 में दिया गया है। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और आपको तो ज़रूरत है भी, क्यों? क्योंकि UPSI में चीज़ें पूछी गई हैं। आर्टिकल 15 क्लास 3, राज्य महिलाओं व बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद जैसे कि आपने नहीं कहा था लिंग, या वो ऊपर लिखा था लिंग, जाति और धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे तो विभेद आपको दिख रहा है। कैसे? कि राज्य महिलाओं व बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान, जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके लिए स्पेशल आपको कुछ मिल सकता है सुविधाएं। तो इसमें क्या है, ये लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं है। इसे आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्लास 1 के तहत इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बल्कि वहाँ पे कहा था विभेद नहीं किया जा सकता आर्टिकल 15 क्लास 1 में, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकता है कि राज्य प्रावधान कर सकता है। तो इसी को बात को कहा गया, जो राज्य प्रावधान करेगा उसे आर्टिकल 15 के तहत 15 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बस यही है। अब आर्टिकल 15 क्लास 4 UPSI 2021 में यही क्लास आई थी। क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा ऐड किया गया, राज्य सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए विशेष उपबंध करे, लाइक आरक्षण ये भी वो आर्टिकल 15 क्लास 1 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भाई जो गरीब हैं उनके लिए आपको सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो क्या है सर, कब जोड़ा गया था 15 क्लास 4? तो जोड़ा राज्य सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक मतलब जाति के आधार पर या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए विशेष उपबंध करें, जैसे आरक्षण वगैरह या कुछ भी उपबंध करें। आर्टिकल 15 क्लास 4 में दिया गया है। SSC GD वाले याद करने के लिए इनको जरूरत नहीं, केवल SSC DG 15 क्लास 1 याद रखेंगे। आर्टिकल 15 क्लास 5 उपवाक मतलब उपक्लास, संशोधन द्वारा सरकार ने सरकारी तथा निजी स्कूलों को SC ST OBC के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान को छोड़कर, जैसे अल्पसंख्यक, जैसे नहीं अल्पसंख्यक कौन है हमारे देश में? मुस्लिम है अल्पसंख्यक, तो उनमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे मदरसा वगैरह हो गया, यही तो है ना, हाँ ये शिक्षण संस्थान। तो इनमें क्या अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार ने, वो तो आगे की बात है। 15 क्लास 5 में क्या गया, संशोधन द्वारा सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों को ST ST OBC के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान को छोड़कर, मतलब सरकार ने आरक्षण आपके लिए व्यवस्था की संशोधन करके, किसमें? सरकारी और निजी स्कूलों में ST ST OBC के लिए, लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान है उसमें आप आरक्षण नहीं पा सकते हो। बस यही 15 क्लास 5 कहता है। अब केंद्र सरकार ने 6 माने हैं, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें अल्पसंख्यक नहीं माना गया। केंद्र सरकार ने 6 धर्मों या जातियों को मानिएगा कि अल्पसंख्यक माना है। मुस्लिम नंबर 1, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 सिख, नंबर 4 बौद्ध, नंबर 5 पारसी, नंबर 6 जैन। तो 6 मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक माना है।
उसके बाद यूपीएसआई 2021 में 15 क्लास 6 ये पूछा गया था। आप देखिएगा जब पेपर देते हो तो ये चीज़ें आएंगी। मेरा एक ही मकसद है, जब भी आप पॉलिटी को जो भी चैप्टर में पढ़ा दें तो उससे क्वेश्चन बाहर ना जाए, बस यही मेरा एक उद्देश्य रहता है। अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्लास 6 में 103वें 103rd अमेंडमेंट द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया वो किसके तहत दिया गया? 15 क्लास 6 के तहत, ठीक है। और जो संशोधन कौन सा था? 103वां संशोधन था अनुच्छेद, ठीक है। अब आपको इतना 15 क्लास 6 तक आपको चीज़ें पता चल गई। 15 क्लास 6 में क्या है? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण दिया किसके? 103वें संशोधन द्वारा दिया गया। किस बेसिस पे आधार दिया गया? आर्थिक आधार पे दिया गया। याद रखना, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किस आधार पे दिया गया? आर्थिक आधार पर। आर्थिक मतलब उनकी कितनी आय है। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है? एसएससी जीडी वाला अनुच्छेद 16 याद रखेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब मंडल आयोग लोक नियोजन के लिए, जैसे लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण एक अलग चीज़ हो जाती है। उसी लिए कहा गया कि मंडल आयोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो। क्वेश्चन पूछा गया था मंडल आयोग की स्थापना, मंडल आयोग कब बना था? 1979 में मंडल आयोग की गठन हुआ था। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का उन्मूलन संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता जो वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, वरना हमें लिखने का कोई शौक नहीं है। अस्पृश्यता का संविधान में, जो अस्पृश्यता वर्ड है संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अब जैसे कि थोड़ा यहाँ पे आपको ख़राब लगे, जैसे कि पहले क्या होता था कि आप देखते होंगे कि आपको जो निचली कास्ट होती हैं, एससी वाले लोग, स्पेशल कास्ट का तो नाम नहीं लेंगे, तो इन पे क्या होता था कि एक, जैसे कि हमारे घर आए या कहीं भी आए तो ज़मीन में बैठे थे ना, तो इनको कुर्सी खाट पे नहीं बैठ सकते थे और छू लेते थे। तो जैसे नहीं कि आपको नहाना पड़ता था, ऐसा नहीं उसने छू लिया तो आपको नहाना पड़ जाएगा। यही चीज़ होती छुआछूत, यही उस उन्मूलन। अब क्या है, हम तो हमारे घर आते हैं, अब तो मतलब हर देखो इंसान है, आप उसकी जाति के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को संशोधित कर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 किया गया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया कि जो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 था उसे कब संशोधित करके नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम कर दिया गया? कब? 1976 में। अब ऐसे समझ लीजिएगा, 1955 में एक कानून बना, कौन? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। फिर इसका नाम बदल के, जब फिर थोड़े दिन बाद इसका नाम बदला गया, कब? 1976 में नाम बदल के क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ये पूछा गया कि अस्पृश्यता अधिनियम का कब नाम बदल के नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम कर दिया? कब? 1976 में। बस इतना याद रखने वाली चीज़ इसमें है। अब देखो उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में दिखा उपाधियों, टाइटल्स। आप ये नहीं कह सकते ठाकुर फलाने सिंह, या ये जाति फलाने सिंह, मिश्रा फलाने सिंह, यादव फलाने सिंह, नहीं, मतलब आर्टिकल, या आपको कह दिया जाए कि हमको ये पुरस्कार मिला, पद्म विभूषित, या कुछ भी, मतलब कोई उपाधि मिल गया, टाइटल मिल गया, खान साहब, तो उपाधियों का अंत है। पहले जमींदार, जैसे आप देखते होगे जमींदार वर्ड था, तो ये उपाधियों का अंत है, उपाधियाँ आपके पास नहीं रहेंगी। एक स्पेशल कैटेगरी समाज को दर्शाती हैं। विदेश में उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। ये जैसे कि आपको किसी विदेशी आपको टाइटल देना चाहता है कोई विदेशी, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते हैं तो आप उस टाइटल को नहीं ले पाओगे। बस। अब आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक, याद रखना 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या कहा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। अच्छे से याद रखो, पूछा गया क्वेश्चन कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। अब क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 क्लास 1A 19 के फर्स्ट में क्या कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने अथवा अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में। 19 बी में शांतिपूर्वक निरायुध, मतलब शांतिपूर्वक निरायुध का मतलब है हथियारों के बिना हथियार नहीं ले सकते, इसे बोलते हैं निरायुध। आयुध, ऑर्डिनेंस, निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब कि आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार लेकर सम्मेलन कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर।
19C में क्या कहा गया है, संघ समिति अथवा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप अपना ग्रुप बना सकते हो कि हम फलाने ग्रुप के हैं। आप बता दो जैसे कि RSS चलता है तो एक ग्रुप ही तो है, हिंदू युवा वाहिनी ये भी तो ग्रुप है, बजरंग दल ये भी तो ग्रुप है, ये सब ग्रुप ही तो हैं। लेकिन इन सब दलों में सबसे खतरनाक दल हमें बजरंग दल दिखता है। देखो कमियां हैं, अच्छाइयाँ बहुत हैं, यदि उसमें अच्छे लोग हैं। ये बजरंग दल मतलब कि ये चीज़ नहीं देखता, ये सिर्फ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि हमारा संविधान नहीं कहता कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ज़्यादा बोलेंगे तो किसी को खराब लग जाएगा। संघ समिति अथवा सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19C में दिया गया। 19D में क्या दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, आपको कभी ऐसा नहीं वीज़ा जरूरत पड़ जाए। अब आप उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार जाना चाहें तो वीज़ा मतलब वीज़ा जरूरत पड़ जाए तो नहीं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। 19E क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार। भारत के कहीं भी आप बस सकते हो, तो जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हो, ज़मीन खरीदारी बिक्री हो सकती है। तो भारत के राज्य क्षेत्र मतलब जितना भी भारत का क्षेत्र है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कहीं भी आप ज़मीन लेके रह सकते हो। 19 फर्स्ट F को हटा दिया गया। शायद इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। अब 300 के काम एक चेक कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, अब कानूनी अधिकार हो गया है। अब 19 का G क्या कहता है, कोई भी व्यवसाय व्यापार कारोबार करने का अधिकार। आप कहीं भी जाओ तो आप रेडी पटली ठेला कहीं भी खोल सकते हो, आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हो। ये क्या है, ये आप आर्टिकल 19 का G कहता है। आपने देखा होगा कि भी SSC GD वाला फिजिकल वेस्ट बंगाल देने गए थे, तो उन लड़कों को केवल इस बात पे मारा गया कि वो बिहारी थे। बिहारी क्यों वेस्ट बंगाल में आए थे? सच में उनको तो ऐसे लोगों को जो लड़कों को मार रहे थे उनका कागज़ ले लेते, जो कि लड़के की ज़िंदगी होती, सीधा गोली मार के उड़ा देना चाहिए, सीधे बीच चौराहे पर। सच में ऐसी चीज़ों के लिए संविधान को थोड़ा हमें नर्म भी कर देना चाहिए कि यदि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में आप SSC GD का दो लड़के फिजिकल देने गए थे, उसने रूम लेके लिया, तो वहाँ पे 2 लोग आ गए, तो उन्होंने कहा बिहार के हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारी नौकरी सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए आरक्षित है, बल्कि वो एक सेंट्रल लेवल की जॉब थी। तो ऐसे में सच में कुछ भी हो जाए कि इनको तो बीच चौराहे पे खड़े करके और फिर निशाना लगवाए, किनको, जो ट्रेनिंग वाले होते हैं इन पे निशाना लगाओ, आपको पुतला बना देना चाहिए हरामखोरों को, और मारो गोली जहाँ जड़े। इतने छेद कर देना चाहिए इसी बॉडी में, चाहे कोई भी जाति का हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी जाति का हो, इनकी ऐसे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मैं सच में वो वीडियो देख के बड़ा एकदम इतना गुस्सा आया था, कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। अब देखिएगा आर्टिकल 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई अपराध आप करते हो तो इसके लिए आपको संरक्षण के बारे में बात की गई है। कैसे, 20 आर्टिकल जो 20 है उसके क्लास 1 में कहा गया है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। तो कोई पूर्व पद प्रभाव दोहरा, आर्टिकल 20(2) में क्या है, दोहरा दंड नहीं। आर्टिकल 20 का 3rd में क्या है, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई अपराध किया, आपने कोई अपराध किया, ठीक है 2011 में, और आपका निर्णय चलता रहा, तब तक 2012 में कोई ऐसा नियम बन गया, कोई नियम बन गया ऐसा, अब बल्कि 2011 में उस अपराध के लिए कोई और सज़ा थी, 2012 में कानून संशोधित होके कोई नया उसी अपराध के लिए कोई दूसरी सज़ा देने लगा, तो आपको 2011 के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी, ना कि आपको नए कानून के अधिकार, आपने जब अपराध किया होगा। और उस टाइम पे कौन सा कानून है, बस यही है, कोई पूर्व प्रभाव कानून नहीं है, ठीक है। दोहरा दंड नहीं, जैसे एक सज़ा है, आपने किसी का कत्ल किया तो आपको उसी के लिए आपको 2 सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, 2 सज़ाएं नहीं दी जाएंगी। और अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण, मतलब कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। थाने में आपने गवाही दे भी दी तो आप कोर्ट में जाके कह दो कि हमें पुलिस वालों ने मार के धमका के हमको अपने खिलाफ बुलवाया, तो कोर्ट अच्छी खासी इनकी बाट लगा देगा। बस इतना याद रखो, अपराधों के लिए 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह सभी मौलिक अधिकारों में मौलिक है। सभी मौलिक अधिकारों में कौन आर्टिकल मौलिक है, तो कौन सा आर्टिकल मौलिक, मतलब इसके बिना कुछ भी और मूल अधिकार है उनकी संभावना नहीं हो सकती। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जब इंसान ही नहीं रहेगा, आपको सोचो प्राण का मतलब क्या है, जब इंसान ही जान निकल जाएगी, जब इंसान ही रहेगा तो मूल अधिकारों का क्या करोगे, इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों में मौलिक कहा गया है। लव मैरिज आर्टिकल 21 के तहत की जाती है, जो पहले जिसे गंधर्व विवाह कहते थे, गंधर्व विवाह, लव मतलब प्यार वाली शादी, पहले से बातचीत करने लोगों,
निजता का अधिकार, विदेश यात्रा, सोने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। आप निजता का अधिकार, अपनी कोई भी चीज़ प्राइवेट रख सकते हो, निजी रख सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, किसके आर्टिकल 21 के तहत। सोने का अधिकार आपको, इसीलिए आपने देखा होगा कि शादी बारात में लिखा होगा 10 बजे के बाद जो बैंड बाजा है चीज़ें कुछ नहीं चलेंगी। तो क्या है वो 10 बजे के बाद सोने का पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण के विरुद्ध आप पर्यावरण के लिए संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कोई नदी है और उसका पानी सूख गया है, कोई से जोत के खेती कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण, आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हो। अब इसको देखिएगा, आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था 21 ए में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के लिए जो सरकारी स्कूलों में देखो निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। अब देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और आपको जैसे किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो सबसे पहले संरक्षण क्या है, आपको क्या पूछा जाएगा, आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, आपको अधिकार है। आपको पुलिस वाला कोई भी गिरफ्तार करना है तो आपसे पूछो हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो कहले नहीं बताएंगे तो कोई अनुच्छेद 22 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, हमें बताया नहीं कि और हमें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। तो मतलब यदि बाई चांस पहुँच गया सच में, यदि इस पर अच्छा एक्शन ले लिया गया तो पुलिस वाले या कोई भी चीज़ है वो न बजाएगी। 24 घंटे के अंदर यूपीएसआई 2021 में यही पूछा गया कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समस्त प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसमें यात्रा का समय ऐड नहीं होता है, यात्रा का समय ऐड नहीं होता, ऐड होता है या नहीं होता कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यात्रा का समय ऐड नहीं होता। आपको गिरफ्तारी की उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। यही है आर्टिकल 22। अब आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसने दिया गया, आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। अर्थात 23 में क्या कहता है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार मतलब कि ऐसा समझो कि आपसे काम करा लिया, आपको सैलरी नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगी, बेगार मतलब जबरदस्ती काम करा लिया। मानव का दुर्व्यापार, व्यापार मतलब खरीद बिक्री खूब चलती है, सबसे ज़्यादा लड़कियों की खरीद बिक्री होती है। अब क्या ही बताएं, इस पर कभी बोलने का मौका मिला तो अच्छे से बोलेंगे। बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि कोई कोई मतलब बच्चा है उससे कोई आप श्रम नहीं करवा सकते, हार्ड वर्क नहीं करवा सकते, क्या बलात् श्रम पर प्रतिषेध आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिरोध। अब जैसे कि कोई स्टील का कारखाना या बिजली का कारखाना है, उसमें बच्चों पर आप नहीं लगा सकते जॉब पे, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, वह जगह जहाँ जान का खतरा, अर्थात कारखानों में उन जगह नहीं। अब जैसे कि आपने देखा होगा जलेबी वाले यहाँ क्या खतरा होता है, समोसा वाले में यहाँ क्या, मोमोज वाले में यहाँ क्या खतरा होता है, वहाँ नहीं लगा सकते जहाँ आपको जान का खतरा हो। कारखाना अधिनियम कब बना था, 1948 में कारखाना अधिनियम इसके रूल रेगुलेशन बताए गए थे और कुछ नहीं था। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकार का दूसरा नाम क्या है, प्राकृतिक अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा मैंने डिक्टो लिख दिया और यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल नागरिकों को प्राप्त, कौन से, केवल नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, जिनके पास नागरिकता है, जो वोट डाल सकते हैं, केवल उनको कौन कौन से अधिकार हैं प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 नागरिक और प्लस विदेशी। देखो नागरिक, केवल नागरिकों को तो यही प्राप्त हैं। और पूछा जाए नागरिकों विदेशियों को, अर्थात खाली विदेशियों को कौन कौन प्राप्त हैं, 20, 14, 20 और 21। 14, 20 और 21 ये आर्टिकल किसको प्राप्त हैं, किसको, नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अब इसको देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया था। कब, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, 28 नंबर थर्ड शिफ्ट में, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या, अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यदि आपको इमरजेंसी लगानी हो 358 के तहत तो आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। बस इतना याद कहा जाता है कि वो आर्टिकल 19 के जो अधिकार है किस आपातकाल वो अनुच्छेद के द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं, किसके द्वारा, 358 के द्वारा। बस इसको याद रखा जाएगा। आगे देखो, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सम्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकारों के लिए किसने कहा था। इस वाक्य को याद रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों के लिए पर क्या कहा था, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सम्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकारों के लिए किसने कहा था, किसने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बात कही थी।
मौलिक अधिकार सिर्फ आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, किसी स्थिति में सिर्फ इमरजेंसी में ही निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, समाज में आप बोल सकते हो। आर्थिक मतलब कि आपको जैसे रिजर्वेशन वगैरह मिला तो आर्थिक लाभ जॉब के लिए। राजनीतिक न्याय, बिल्कुल राजनीतिक न्याय अपना प्रस्तुत कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हैं। अब विधि का नियम क्या होता है? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही होता है विधि का नियम। विधि के नियम की आपको व्याख्या पूछी गई थी यूपीएससी में, इसलिए मैंने चीज लिखी है कि विधि का नियम क्या। विधि मतलब लॉ, लॉ मतलब विधि, कानून। कानून का नियम क्या है? कानून का नियम यही तो है कि सब बराबर हैं, सब समान है, सभी के लिए कानून एक है, ना कि अलग अलग कानून है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए एक ही एक कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किन दो आर्टिकल को मिला के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किन अधिकारों के तहत, किन अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन जो मौलिक अधिकार है, इसको परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किसके? आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर। याद रखना इस चीज़ को, देखना जब क्वेश्चन आए 14 16 को मिला के। मौलिक अधिकार इतना याद रखो कि 14 और 16 को मिला के समान कार्य के लिए समान वेतन, बस इतना याद रखो। 14 और 16 को मिला के समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? किसको? धार्मिक और भाषाई। आपको कभी आपको जाति नहीं मिलेगी मान्यता, आपको धार्मिक और भाषाई मान्यता मिलेगी। मूल अधिकारों को संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये मूल अधिकार से इसलिए हटाया गया था, जैसे कि आप देखते हो कि हाईवेज बनते होंगे तो बीच में जैसे किसी की ज़मीन आ गई तो वो देना नहीं चाह रहा कि हम नहीं देंगे, हमारे पिता की है, हमारे इसमें पिता की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए चीज़ें करी गई थी कि जैसे कि कोई इस पर अकड़ ना सके कि नहीं हम नहीं देंगे। नहीं तो लोग, ज़मीन आती थी हाईवे के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट से ले आते थे, लेकिन वो मूल अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट था, हाईवे नहीं बना सकते, तब ये कानून लाया गया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लाया गया था? 1976 में पारित होता बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। बांध के किसी से कार्य नहीं करा सकते। अब देखिएगा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से, आर्टिकल 25 से 28 ही तो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको देख लीजिएगा क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अपने अंदर से, इनर से, अपने हृदय से मानने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण से स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 25 में दी गई है। और धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई। धार्मिक कार्य जैसे आपको कोई जगराता करवाना है या कोई भंडारा करना धार्मिक कार्य, तो आप प्रबंध कर सकते हो उन चीज़ों के लिए। यही है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अब देखिएगा आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों को संध्या करना। किसी जैसे धर्म के है एक को अभिवृद्धि मतलब उसको बढ़ाने के लिए आप कर अथवा पैसा या चंदा आप जमा कर सकते हो, और उसके लिए धर्म के लिए आप कोई सभा कर सकते हो, हाँ हमारे धर्म में है वो, मतलब यही चीज़ें धर्म को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए। किसमें बात की गई? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में कहा गया शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। शिक्षण संस्थाओं में जैसे स्कूल हैं, आपको वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की आपको कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? इससे तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। राज्य है जैसे देश है, इसका कोई अपना राष्ट्र धर्म नहीं होगा, तथा वह किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू सरकार तो हिंदुओं को बढ़ावा देगी, मुस्लिम तो मुस्लिम को, ऐसा नहीं कर सकती है। यही है पंथ निरपेक्ष। राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई, इस आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। इसे ही बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ से निरपेक्ष मतलब कि पंथ से, संप्रदाय से कोई भी अपेक्षा नहीं है, इसी को बोलते पंथ निरपेक्ष। अब देखिएगा, चूंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, चूंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, अतः राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जैसे सरकार थोड़ी नहीं कहने आएगी तुमसे, तुम हिंदू को मानो, तुम मुस्लिम को मानो, तो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, आपका पर्सनल सब्जेक्ट है। भारत में पंथ निरपेक्ष के अर्थ को
और अधिक विस्तृत करते हुए एक स्पष्ट किया गया है कि राज्य धर्म का विरोध ही नहीं है। मतलब कि जैसे राज्य किसी को सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म का विरोधी है, विरोधी नहीं है, बिल्कुल विरोधी नहीं है। अर्थात जैसे कि हम कहते हैं ना कि ना हमें तुमसे मतलब ना हमें तुमसे हमें मतलब, तुम्हारा जो मन है वो करो, ये वाली बात हो गई कि धर्म का राज्य से कोई कनेक्शन नहीं, ना तो इसका विरोधी ना तो इसका सपोर्टर है। आपका आपकी व्यक्तिगत पर वो है, आपको मानो चाहे न मानो। धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, अर्थात राज्य सबका सम्मान करेगा, तुम भी सही तुम भी सही तुम भी सही तथा नागरिकों की धार्मिक भावना का ध्यान रखते हुए उन्हें संतुष्ट करने हेतु धर्म के संतुलित विकास में सहयोग करता है। बिल्कुल जैसे राज्य के संतुलित विकास कर सकता है, इसके बाकी को कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। आपको ये तो पहले हम बता चुके। SR बोम्मई, ये बात जरूर याद रखना, निर्णय हम बाद में भी टॉप 200 कराएंगे, उसकी अलग बात है। SR बोम्मई बाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। किसने? SR बोम्मई 1994 में क्या दिया था वो भी देख लीजिएगा। ये UPSI के लिए क्लास है, आप उसको पंथ निरपेक्ष। अब देखिए क्या निर्णय दिया था। पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता। किसे? पंथ निरपेक्ष को नहीं समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे का अंग यह था, इसका संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी। जैसे प्रस्तावना में आपको देखा होगा कि दिया गया ना पंथ निरपेक्ष, तो इसीलिए चूंकि पंथ निरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे का अंग है, इसको मत याद करो, कुछ भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसको टेंशन हटाओ, क्यों इसमें टाइम निकालना, बस समझ लो इस चीज़ को। अब देखो आर्टिकल 25 क्या कहता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मतलब हृदय से, अपने दिल से किसी को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 45 का फर्स्ट क्या कहता? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन रहते हुए, बस इतना रखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, क्या दी गई? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का किसी धर्म के मानने या इसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को है, ना कि सरकार को। बस इतना रखो कि सरकार किसी का भी धर्म प्रचार प्रसार कर सकती, सरकार नहीं, व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति क्यों? क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, हमारा संविधान कहता है, ना कि आपका राज्य मामला है। अब देखो क्या है कि अनुच्छेद 25 में धर्मनिरपेक्षता का तत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। किसमें? धर्मनिरपेक्षता का तत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित है आर्टिकल 25 में। यह उपबंध सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 25। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अपने हृदय से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म के अनुसार आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म को न मानने का अधिकार भी शामिल। जैसे धर्म, कोई व्यक्ति धर्म मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत उसकी व्यक्तिगत आस्था है। अब देखो किस बाद में कहा गया था धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, किस बाद में? स्टेनिस्लाम बाद 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 25 के तहत। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस चीज को याद रखना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है? लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन अंतःकरण के अनुसार होना चाहिए। अंतःकरण मतलब अपने हृदय से, हम दिल से, ऐसा नहीं कि किसी जोर दबाव से कि हाँ हमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये ज़बरदस्ती पता चल गया तो सरकार तोड़ देगी मार मार के तुम्हें। इस उपबंध में दी गई स्वतंत्रता निम्न 3 आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती हैं। जैसे लोक व्यवस्था के आधार पर, जैसे कि किसी धर्म के परिवर्तन करने से, आप सोचोगा किसी धर्म का परिवर्तन करने से लोक व्यवस्था बिगड़ती है तो उससे प्रतिबंध लगा दीजिएगा, नहीं आप मुस्लिम में नहीं जा सकते हो। स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 25(2) में क्या कहा गया है कि राज्य धार्मिक विषय में संबंधित किसी गैर धार्मिक मामले जैसे आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक मामले में विधि बनाकर उन्हें विनियमित कर सकती है। बिल्कुल, आर्टिकल 25(2) का क्लास ए में कहा गया है कि राज्य है, राज्य मतलब सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार आपको कोई नियम बना सकती है, उन्हें विनियमित, मतलब कि किसी धर्म की वजह से कोई जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो उसके लिए सरकार एक रूल बना देगी, आप यहाँ तक सीमित हो, बस यही बात कही गई है। अब आर्टिकल 25(2) में क्या कहा गया है? बी में सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की संस्थाएं, जैसे धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों तथा अनुभागों के लिए खुली रहेंगी।
आप इतना याद रखना कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए जितने भी मंदिर हैं हिंदुओं के, ये सब खुले रहेंगे। ठीक है, सभी वर्गों के लिए, हिंदुओं के सभी वर्ग, हिंदू के सभी वर्ग कौन है कि जैसे कि हिंदू में कौन कौन आता है वो आपको पता होगा, सारी जातियाँ जितने भी। इस स्पष्टीकरण में अब क्या क्या कहा गया कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना तथा उनके धार्मिक आचरण का आवश्यक अंग है, धार्मिक आचरण का आवश्यक अंग है, इसीलिए वो अपना दिखावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के 2B में वर्णित हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, बौद्ध तथा सिख भी शामिल है। हिंदू के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? जैन शामिल है, बौद्ध शामिल है और सिख शामिल है, ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 25 नोट क्या है? आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामले जैसे कि कोई धर्म है, उसके लिए प्रबंध करना है किन्हीं चीज़ों का, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा इसके प्रत्येक अनुभाग को क्या क्या उद्देश्य हैं वो भी देखेगा। धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने तथा उसका संचालन करना। किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। कोई भी धार्मिक उद्देश्य है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, वही एक उद्देश्य है, तो उसके लिए आप अपना संस्था स्थापित कर सकते हो। धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हो, किस आर्टिकल के? 26 के तहत। चल या अचल संपत्ति का अर्जन करने तथा स्वामित्व करने के लिए है। ऐसी संपत्ति का विधि के अधीन प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये चीज़ याद करने लायक नहीं, इसलिए मैं इनको हटा रहे। जो चीज़ नहीं याद करना वो चीज़ मत याद करो। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया, जैसे कि उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसमें सामूहिक स्वतंत्रता है। किसमें? आर्टिकल 26 में। बस इतना ही अंतर है, ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अर्थात आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, वही अनुच्छेद 26 का संबंध सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से है। बस इतना ही याद करने लायक है। आगे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 के तहत स्वतंत्र की गई इस धार्मिक स्वतंत्रता को निम्न 3 वर्गों के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे किसी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से, अब जैसे कि सड़क पे आप बैठ गए हो, आप ट्रक नहीं निकल पा रहा है तो लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उसके लिए आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य, आप जैसे कि समूह बना के आप कुछ भी गैस या कुछ भी धर्म के आधार पर छोड़ देते हो कि ये CO2 छोड़ने से हमारा धर्म बढ़ेगा, तो क्या ये स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, तो इसके लिए आपको रोक लगाई जा सकती है। सदाचार, आप सदाचार हैं, आप सदाचार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कदाचार कर रहे तो आपको रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि है तो मतलब कि बढ़ावा है, तो करों के संदाय से संरक्षण, करों का मतलब करों को इकट्ठा कर सकते हो, बस यही है। राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसमें किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि अथवा पोषण हो। जैसे कि कर लगा दे जैसे सरकार, तो इसमें कोई अभिवृद्धि, कर लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कर लगाएगी तो आपको बढ़ावा देने के लिए लगाएगी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसलिए कहा गया राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसमें किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि अथवा पोषण हो। किसी धर्म विशेष की, अब जैसे कि सरकार ने कर लगा दिया, इस वाक्य को सुनकर सरकार ने टैक्स लगा दिया और उस टैक्स के पैसे से किसी और धर्म को प्रमोशन कर रहा है, तो ये राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी। बस यही वाक्य कही गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिसके अधीन किसी धर्म या विशेष का पोषण अथवा उत्थान किया जा सके। यही बात मैंने ऊपर कही है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक शिक्षा का निषेध है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में, कौन कौन सी, वो भी देख लें। 28 का फर्स्ट क्या कहता है कि राज्य नीति से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे कोई स्कूल है, कोई ऐसा खुला है, वो पूर्णतः सरकारी है, गवर्नमेंट है, पूर्ण गवर्नमेंट है 100%, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना सिख की। बस यही आर्टिकल 28 का फर्स्ट कहता है। आर्टिकल 28 का सेकेंड क्या कहता है कि 28 फर्स्ट के प्रावधान ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिनकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन की गई है जिसके अनुसार वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। जैसे कोई ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने स्कूल खोला है कि हम अपने मिल के कि हम यहाँ पे आपको हिंदू की शिक्षा देंगे या इस्लाम की शिक्षा देंगे, तो आर्टिकल 28 तो यही कहता है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 28(3) यही कहता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या यदि वह आवश्यक है तो उसके अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई स्कूल है राज्य सरकार का, तो उसमें कोई कह रहा है कि आप इस धर्म को अपना लीजिएगा,
तो उसमें क्या है, उसमें बाध्यकारी नहीं है। यदि आपको शामिल हो तो आप उसके अभिभावक की सहमति ले सकते हैं। बस इतने इस बात में कहा गया है। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन से देखिएगा, शिक्षा संस्थान, शिक्षण संस्थान और शिक्षा, मतलब कि ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसमें कौन सी शिक्षा दी जा सकती है। राज्य निश्चित पोषित संस्थाएं, जैसे कि बिल्कुल सरकारी स्कूल है तो उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषेध है, मतलब नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा शासित है लेकिन न्यास के अधीन स्थापित किया, जैसे राज्य सरकार तो उसे शासित कर रही है कि हाँ कि आप उसका बोर्ड एग्जाम में सब कराती, लेकिन किसी न्यास, किसी परिषद, किसी समूह द्वारा उसका स्थापित किया गया तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बस इतना ही कहा गया है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं तो सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28 का फर्स्ट है, पहला वाला, 28 का सेकेंड और 28 का थर्ड, मतलब इनको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। इस आर्टिकल को देखिएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 19 और 30, आर्टिकल 19 और 30। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भाषा, आप अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हो। आपकी लिपि क्या है, लिपि मतलब कि जैसे कि का है, वो का कैसे बनेगा, का ऐसे बनेगा, इसे ही बोलते हैं लिपि। जो उसका आकार निश्चित करते हैं उसे लिपि बोलते हैं। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, संस्कृत मतलब रहन सहन। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग को, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से 6 माने गए थे ना, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये क्या माने, 6 माने गए थे ना अल्पसंख्यक, तो उनके लिए अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अब आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है देख लीजिएगा, कि भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी, बिल्कुल उनको अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा संरक्षित करने का अधिकार है। ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 29 इस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। बस इतना ही कहा गया। नोट, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात यह अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा, आर्टिकल 19, ठीक है। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया है, इसीलिए वो अल्पसंख्यक को सिर्फ प्राप्त है। 29 और 30 में बस इतने फर्क है, 29 में अल्पसंख्यक के लिए नहीं, सबके लिए, और 30 में सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 30 देखिएगा, अनुच्छेद 30 का फर्स्ट क्या कहता है, धार्मिक नागरिक के धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने अथवा संचालित करने का अधिकार। किस किस आधार पर, धार्मिक और भाषाई आधार पर, याद रखना ये दो शब्द, धार्मिक और भाषाई आधार पर। आर्टिकल 30 का सेकंड क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा कि वह संस्था धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है। मतलब राज्य सरकार विभेद नहीं कर सकती, अच्छा ये धर्म की है, हमारे धर्म की, तो इसको हम ज़्यादा पैसा दे दें, ये हमारी भाषा का नहीं तो इसे कम पैसा दें। यह बात आर्टिकल 30 के सेकेंड में कही गई है। क्या कहा गया, जो 30 का सेकंड था, यह अधिकार केवल नागरिकों को अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक वर्ग को नहीं। मतलब किस आधार पे, देखो अल्पसंख्यक किस आधार पे पाए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की व्याख्या किस आधार पे की गई है, धार्मिक और भाषाई आधार पे, इसमें बहुसंख्यक वर्ग को नहीं रखा गया। बस यही बात कही गई, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब देखो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या है, यह अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है। कौन सा, स्वयं में भी एक मूल अधिकार है, तथा साथ ही यह अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। क्यों संरक्षण करता है, क्यों, आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसीलिए अन्य अधिकारों का भी संरक्षण करता है। अधिकारों में मौलिक अधिकार भी है, अतः यह एक महत्वपूर्ण हो सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, आर्टिकल 32 को कहा। 32 के 1 में क्या कहा गया है वो ध्यान से देखिएगा। 32 के 1 में कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत कर सकती है। अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, मतलब इन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट संरक्षित कर सकती है, जो आर्टिकल 32 में जो मूल अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं थे। प्रवर्तन मतलब उन्हें इन्फोर्समेंट मतलब उन्हें लागू करवा सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। बस इतनी सी बात कही गई है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यस, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अर्थात किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें आपको संरक्षण प्रदान करेगा।
अब देखो आर्टिकल मूल, आगे देखो क्या कह रहा है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। निचली अदालतें सुनवाई नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चूँकि आर्टिकल 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाध्य है। बिल्कुल आर्टिकल 32 के तहत इसमें इतना याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 32(2) क्या कहता है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। अब जैसे कोई मूल अधिकार आपका हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत आदेश देगी कि आप जाइएगा? उसमें के लिए 5 रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, 5 रिट्स। वो कौन कौन सी आगे बताएंगे। जारी करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, कितनी? 5 के आदि या इनके अतिरिक्त कोई और शामिल हो। ठीक है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। देखो बंदी मतलब बंदा, बंदा को प्रत्यक्ष मतलब सामने, करण मतलब प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष से एकदम सामने से बांधना, बंदी का शरीर मतलब उसका शरीर को पकड़ लेना। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण रिट है जो आदेश के रूप में जारी की जाती है। हाँ, मतलब इसका शाब्दिक शरीर प्राप्त करना हैविज का आदेश देते हैं। जो आर्टिकल बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम आदेश देते हैं ऐसा करो। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है तथा उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच करता है। क्यों आखिर बंदी बनाया गया है? किसके बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। बंदी को प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर प्राप्त करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिज कॉर्पस। ठीक है। गिरफ्तार हो गया, कारण पूछा गया। फिर गिरफ्तारी के कारण अपर्याप्त पाए जाने पर, अवैध होने पर वह उसे रिहा कर देता है, सुप्रीम कोर्ट रिहा कर देगा और उनको डांट लगाएगा जो भी इसे गिरफ्तार करके लाया होगा। यह रिट राज्य के अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तथा किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी के भी विरुद्ध जारी की जा सकती है, निजी हो चाहे प्राइवेट हो। अब अगली है कौन सी? दूसरी, परमादेश, मैंडेमस, परमादेश। हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट भी एक आदेश के रूप में जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी अथवा अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित कोई मामला आया हो। मतलब कि कोई अधिकारी है वो अपना, उसको कर्तव्य दिए गए, आप अपना कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य मतलब कि आप देख रहे हो कि योजनाओं कैसे लागू हों और वो योजनाएं आप कर्तव्य के रूप में नहीं ले रहे या उनको लागू करा नहीं रहे हो तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके कहेंगे कि इसके तहत, परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को आदेश देगा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, नहीं करोगे तो फिर हम निर्वहन करवाएंगे। बस यही है। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि परमादेश आपको किसको दिया जाएगा? सरकारी व्यक्ति को दिया जाएगा। यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। कौन सी रिट? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती, परमादेश। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता कि आप अपने कर्तव्यों को पालन करो, नहीं करे और चाहे ना करे। अब प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मामले को रोक देने का आदेश देती है। बिल्कुल, जैसे कोई प्रतिषेध है, कोई नीचे मामला चल रहा है और अच्छे से उसकी सुनवाई या कुछ भी गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है इसे रोक देना चाहिए, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट कह देगा इसे यहीं रोक दो और रोक देने का आदेश दे देती है तथा आवश्यक होने पर वह इस मामले को अपने पास मंगा सकती है। बिल्कुल, जैसे कोई केस चल रहा है और उसको लगता है कि इसकी अच्छे से सुनवाई नहीं हो रही तो वो कहेगी क्या? अपने पास बुला लेगी, बस। अब क्या है, लेकिन यह रिट तभी जारी की जा सकती है जब वह मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन हो। बिल्कुल, यह रिट तभी जारी की जा सकेगी। अधिकार परीक्षा, क्यों ब्रंटो, परमादेश वाली निकल चुकी। क्यों ब्रंटो, किसी के किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब कि आपसे पूछा जाएगा आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हो। जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर दोगे, यूपीएसआई का पेपर दोगे, किसी ने कह दिया कि इनके पास ग्रेजुएशन नहीं है और बिना ग्रेजुएशन के आए भर्ती हुए हैं फेक तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे मांगेगी आपकी मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन किया नहीं कि आप दिखा दोगे। बस यही है अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से, किस हैसियत से इस पोस्ट पर हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिस पद पर कार्य करने के लिए वो अधिकृत नहीं है, अधिकृत मतलब उसके पास योग्यता नहीं है, उस व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी करके उसे बेदस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जाएगा। उसको दस्तावेज मतलब आपको बताया जाएगा आप अपने दस्तावेज पेश करो, आप किस आधार पर इस
में आप जॉब कर रहे हो। न्यायालय के समक्ष जिनके आधार पर वह उस पद का उपयोग कर रहा है। दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाने पर की दशा में उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाएगा। कोई भी सरकारी जॉब है उससे आपको हटा दिया जाएगा। अब देखो, जब इमरजेंसी लग जाती है, अनुच्छेद 352 के तहत की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार को 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। बस इतना याद रखना। यदि राष्ट्रपति इस उपबंध के तहत अनुच्छेद 32 को निलंबित करता है तो वह निलंबित हो जाएगा, बिल्कुल निलंबित हो जाएगा आर्टिकल 32 भी। इस परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी स्थिति में। कोहिलोबाद 2007 में के निर्णय अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया था। किस बाद में? कोहिलोबाद 2007 में। अर्थात आर्टिकल 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बस यही बात है। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि संसद द्वारा सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों जैसे सीआरपीएफ वगैरह, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है, लोक व्यवस्था को स्थापित करने वाले बलों, पुलिस, आसूचना तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित अथवा सीमित कर सकती है। कैसे? कि अब जैसे कि आपको बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 देता है, लेकिन आप किसमें, किसी सेना में या पुलिस में कहीं भी हैं तो आप नहीं बोल सकते हो। यही आर्टिकल 33 कहता है, आपको मूल अधिकार नहीं प्राप्त हैं। संसद ने इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिनियम पारित कर मूल अधिकारों का प्रतिबंधित किया गया है। कौन कौन से? सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल 1968। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 34 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार प्रतिबंधित या सीमित कर सकेगी जहां सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू है। जैसे अपस्पा, अब जैसे किसी राज्य में कोई राज्य क्षेत्र है, यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो यहाँ पे मूल अधिकार आपको सीमित कर दिए जाएंगे या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। यही आर्टिकल 34 कहता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। संसद भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती। कौन? आर्टिकल 35 में एक बात कही गई है कि संसद जब चाहे तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल का मतलब फंडामेंटल राइट। इन पे अपना विधि या कानून या अधिकार या कोई भी लॉ बना सकती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पढ़ लो, रट डालो और आप यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं तो आप इनको कर जाओगे आराम से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।